हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन फ्रेंड्स। इस वीडियो में जैसे आप सब लोग देख पा रहे होंगे, संपूर्ण हिंदी शिक्षण शास्त्र रिवीजन यानी कि कंप्लीट हिंदी पेडागोजी की इस वीडियो में हम बात करेंगे। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी का इसमें रिवीजन मैं आपको कराऊंगी। इस वीडियो के को देखने के बाद में आप भले ही हिंदी पेडागोजी से बिल्कुल भी 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी डर को खत्म कर देना और हिंदी को बिल्कुल एक साइड कर देना पेडागोजी के नाम पर। इसमें कंप्लीट पेडागोजी को हम डिस्कस करेंगे, जहां जहां से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस रहते हैं और जहां से अब तक क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि सीटेट का पैटर्न सेम है 2011 से लेकर और 2021 तक। अभी तक पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ, बिल्कुल सेम पैटर्न चला आ रहा है, सभी को पता है। तो कंप्लीट रिवीजन इस वीडियो में हम करेंगे, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में हम टेस्ट सीरीज को भी डिस्कस करेंगे। एक बार इस वीडियो को आप देख लीजिए लास्ट तक कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ में एंड तक, और एंड तक देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से डिस्कस करें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे, अगर पसंद आए तभी मैं कह रही हूँ, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके बाद में हम सीडीपी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, उसके बाद ईवीएस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे इसी तरीके से। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पर हिंदी पेडागोजी लिखा हुआ है भाषा कौशल का। पहला पॉइंट क्या है? भाषा कौशल का। भाषा के कितने कौशल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनका क्रम कैसे चलता है, इनका विकास कैसे होता है। एक बार मैं इसको छोटा कर लेती हूँ। अब ठीक है। तो भाषा कौशल, भाषा कौशल यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। सभी तरह से मैं लिख कर लाई हूँ। संस्कृत में इस तरह से लिखने को कई बार हिंदी में संस्कृत लिखकर भी पूछ लेता है, श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो सभी तरह से आपको पता होना चाहिए। अब ये भाषा कौशल की जब भी बात आएगी, इस संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा कौशल जो होते हैं वो सभी एक क्रम से चलते हैं। क्रम से चलने का मतलब है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाषा कौशलों का सही क्रम क्या है, तो आपको क्रम में लगाने के लिए कहेगा, उल्टे सीधे रख देगा इनको, पहले लिखना रख देगा, फिर पढ़ना, फिर बोलना, फिर सुनना। तो आपको सिस्टम से कैसे लगाना होगा? पहले एल यानी लिसनिंग, फिर एस यानी स्पीकिंग, फिर आर यानी रीडिंग, और फिर डब्ल्यू यानी राइटिंग। ये इनका क्रम होता है। भाषा कौशल क्रम से चलते हैं, लेकिन ये सभी क्रम से नहीं सीखे जाते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्रम से ही सीखे जाएं, और ये भी ज़रूरी नहीं कि क्रम से नहीं सीखे जाएं, क्योंकि कई बार एक बच्चा है वो बोलना जल्दी सीख लेगा, सुनना लेट से सीखेगा। या फिर कई बार बच्चा सुन तो लेता है चीज़ों को, बोलना देर में सीखता है। या बच्चा फिर लिखना जल्दी सीख जाता है, पढ़ना बाद में सीखता है। या पढ़ना पहले सीख जाएगा, लिखना बाद में सीखेगा। तो इस तरीके से इनका कोई निश्चित, जो बच्चे का जो विकास है उसमें इनका निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन ये क्रम से ही लिखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्रम से पूछेगा आपसे। और भाषा को सीखने के 4 बेसिक स्किल्स होते हैं, और इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और इनका क्रम यही रहता है, LSRW, ये आपको पता होना चाहिए। और आगे बात करें इसके अलावा, आगे है यहाँ भाषा को सीखने की 4 बेसिक स्किल्स होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वही चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लेना। इसको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब जो भाषा कौशल हैं इनको भी हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 भाग, ये भी देख लीजिए। तो ये 2 भाग हैं, देखिए यहाँ पर, ग्रहणात्मक कौशल और स्पष्ट वाचन, सस्वर वाचन, सही लेखन या शुद्ध। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखिए। तो यहाँ पर सुनना और पढ़ना, ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। पूछा जाएगा कि ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो सुनना और पढ़ना। हम चीज़ों को ग्रहण कैसे करते हैं? सुनकर और पढ़कर, सुनकर और पढ़कर। अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादनात्मक कौशल कौन से हैं? बोलना और लिखना। चीज़ों को हम व्यक्त कैसे करेंगे? बोलकर और लिखकर, बोलकर और लिखकर। और इसमें ध्यान रखना है आपको, अर्थ ग्रहण करने की बात आती है, क्योंकि चारों कौशल जब ही आप कौशलों में, तभी आप संपूर्ण माने जाएंगे। यानी कि सुनने के कौशल का आपके अंदर कंप्लीट विकास कब माना जाएगा? जब आप सुन के चीज़ों का अर्थ भी ग्रहण कर सकें, जब आप बोलने में स्पष्ट वाचन कर सकें, स्पष्ट बोल सकें चीज़ों को, पढ़ने में सस्वर पठन भी कर सकें और मौन पठन भी कर सकें, लिखने के अंतर्गत आप सही लेखन और शुद्ध लेखन कर सकें, तभी आपका लेखन कौशल विकसित माना जाएगा। तो ये तो रही आपकी भाषा कौशलों से बात। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं, कौशलों का क्रम क्या है, तो LSRW ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे लेखन के प्रकार। अब लेखन के प्रकार के बारे में जानेंगे। ये देखिए, लेखन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। श्रुतलेख होते, एक होता है सुलेख, एक श्रुतलेख और एक अनुलेख। 3 प्रकार के लेख होते हैं जो आपके सीटेट में पूछे जाते हैं। श्रुतलेख, सुलेख का मतलब क्या है, सु मतलब सुंदर और लेख मतलब लिखना, यानी कि सुंदर लिखावट की जब बात होगी तो आप क्या आंसर करेंगे, सुलेख करेंगे। और सुन करके लिखना, यानी जो इमला होती है, इमला या शुद्ध वर्तनी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे श्रुतलेख का उपयोग प्राथमिक स्तर पर क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में अगर शुद्ध वर्तनी करने के उपयोग से किया जाए तो ये आंसर सही हो जाएगा। या फिर ये पूछा जाए कि श्रुतलेख किसे कहते हैं, तो जो बच्चा सुनकर लिखता है उसे श्रुतलेख कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइमरी लेवल पर टीचर बोलते हैं और बच्चे सुन सुनकर लिखते हैं, तो बच्चों में वर्तनी संबंधी शुद्धियां भी आती हैं और बच्चा सुनकर अर्थ को भी समझ पाते हैं। एक होता है अनुलेख, लिखी हुई सामग्री को देखकर, यानी आपने सामने बोर्ड पर कोई चीज लिख दी, उसको देख देख कर बच्चा लिख रहा है, उसे क्या कहेंगे, अनुलेख। अनु मतलब अनुकरण करना और लेख मतलब लेख, यानी कि देख देख कर लिखना, अनुकरण करके लिखना, ऑब्जर्व करके लिखना। इतनी सी बात हुई ये आपके लेख से संबंधित। आगे बढ़ें, भाषा के विविध रूप। भाषा के रूपों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर भाषा के कौन कौन से रूप हैं, तो भाषा के विविध रूप हैं, कौन कौन से हैं। मातृभाषा हुई, आपकी राष्ट्रभाषा हुई, लक्ष्य भाषा हुई, राजभाषा हुई, तो ये भाषा के रूप हैं। मातृभाषा किसे कहेंगे, तो मातृभाषा की आप सबको पता होगा, उसके संदर्भ में जो बच्चा अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, जो उसके आसपास के, उसके परिवार की, उसके परिवेश की जो भाषा होती है उसे मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, उसके परिवेश की, उसके आसपास की भाषा को क्या कहेंगे, मातृभाषा कहेंगे। ठीक, जो कि उसके घर की, परिवार की, पड़ोस की, है ना। बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा रोल किसका होगा, मदर टंग का सबसे ज़्यादा रोल होगा। ये नेचुरल होती है और इसे बच्चा अपने आप ही सीखता है। और अपने स्कूल में अगर भाषा के अनुभव लेकर जाएगा तो कौन सी भाषा के, मातृभाषा के। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है हिंदी भाषा की हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है, सभी को पता है। और मैंने कल हिंदी के जब क्वेश्चंस को डिस्कस किया था तो मैंने ये बात क्लियरली बताई थी कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कहीं पर भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे हिंदी कर देते हैं, तो हिंदी आपको नहीं करना, ये हमारी राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आगे है बात मातृभाषा की। जो मैंने अभी आपको बताया, हमारे परिवार की, घर पड़ोस में जो भाषा बोली जाती है वही मातृभाषा होती है। बच्चों के विकास में सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है और ये स्वाभाविक होती है, जिसे बच्चा अपने साथ स्कूल में लेकर आता है। अब बात हुई राजभाषा की, ये सरकारी कामकाज की भाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कल हिंदी की प्रैक्टिस में भी हमने डिस्कस किया था। फिर बात आती है राष्ट्रीय भाषा की, जो हमारे देश में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रीय भाषा होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा हो, जो किसी भी देश में सबसे ज़्यादा बोली जाएगी वही राष्ट्रभाषा कहलाएगी। इसके अलावा लक्ष्य भाषा की बात करें, यानी टारगेट लैंग्वेज, जिसे हम सीखते हैं, जिसे हम सीखना चाहते हैं, जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है। टारगेट लैंग्वेज होती है, उद्देश्य भाषा होती है, जिसको हमें सीखना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वो क्या होगी, हमारी लक्ष्य भाषा होगी। और जिसको हम बिना कोई एफर्ट्स के ही ग्रहण कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो कौन सी होती है, हमारी मदर टंग होती है। क्या होती है, मदर टंग होती है। लेकिन लक्ष्य भाषा को, टारगेट लैंग्वेज को हमें एफर्ट्स लगाकर हमें सीखना पड़ता है, इसका हमें अधिगम करना पड़ता है। सीधी सीधी बात अगर ये कहें तो। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है। अगर अपनी मदर टंग का यूज करके बच्चे अपनी बात को कह रहे हैं क्लास के अंदर, तो ये क्या है, निंदनीय है, विचारणीय है, समस्यात्मक है, स्वाभाविक है। भाई निंदनीय क्यों होगी, निंदा क्यों करेंगे बच्चे, जो मातृभाषा के जो अनुभव लेकर आया विद्यालय में उसी में तो अपने विचार व्यक्त करेगा, उसी में तो अपनी बात को कहेगा। विचारणीय क्यों होगी, विचारणीय भी नहीं होगी। समस्यात्मक बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी मदर टंग है, जो वो घर से सीख के आया वही तो बताएगा आप लोगों को। तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। मदर टंग कैसी है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। पसंद आ रही हो वीडियो, प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। आगे बढ़ेंगे जीन पियाजे। अब जीन पियाजे से संबंधित चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने हिंदी भाषा के संबंध में या मातृभाषा के संबंध में या 2-3 बातें इन्होंने कही हैं, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर
अहम केंद्रित वाक्य का इन्होंने यूज किया है, ईगोसेंट्रिक स्पीच का यूज किया है इन्होंने, तो इसका क्या मतलब है। जीन पियाजे स्विस निवासी हैं, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने अहम केंद्रित वाक्य शब्द का यूज किया है, यानी ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसको स्व केंद्रित वाक्य भी कह सकते हैं, यानी कि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, खुद को बोल बोल कर बातें करता है, ऐसे बच्चा की अहम केंद्रित वाक्य किसने कहा, जीन पियाजे ने कहा। इसे बहुत ज़्यादा यूज नहीं, इसमें जो जीन पियाजे इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज इसका नहीं बताया अहम केंद्रित वाक्य का। ये बच्चे में 6 वर्ष में आ जाता है। जो अहम केंद्रित वाक्य है ये बच्चे में कितने वर्ष में आ जाएगा, 6 वर्ष में आ जाता है। जैसे कोई बच्चा है अपने आप से ही बातें कर रहा है, खुद से ही अपने आप को दिशा निर्देश देने के लिए। अब दिशा निर्देश तो माना इसको वाइगोत्स्की ने, लेकिन जीन पियाजे ने इसको कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया। ये कहा कि बच्चा अहम केंद्रित वाक्य करता है, खुद से ही बात करता है, इसका कोई भाषा में ज़्यादा रोल नहीं है। आगे है, पियाजे ने कहा कि विचार भाषा से पहले आते हैं। ये चीज है ध्यान रखने की। पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा से पहले आते हैं। पहले क्या आएंगे, विचार आएंगे, पहले थॉट आएगा बच्चे के मन में, फिर क्या होगा, भाषा आएगी। ये पियाजे कहते हैं। इसका उल्टा वाइगोत्स्की कहते हैं। इससे कोरिलेट करके अगर आप चीजों को पढ़ेंगे वाइगोत्स्की और जीन पियाजे को, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पियाजे कहेंगे विचार पहले आएगा, भाषा बाद में आएगी। वहीं वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आएगी, विचार बाद में आएगा। इन दोनों में मतभेद है इस बात को। और पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक से जुड़ा है, यानी संज्ञानात्मक स्तर अगर अच्छा होगा तो भाषा विकास भी अच्छा होगा। इन्होंने कहा कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा, थॉट प्रोसेस अच्छी करेगा तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट इजीली हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इन्होंने 0 से 2 वर्ष की उम्र को प्रतीकात्मक एज कहा, यानी कि सिंबॉलिक एज कहा, यानी बच्चा जो देखता है, विचार करता है उसको, और विचारों से भाषा का जन्म होता है। यानी बच्चा किसी चीज को देखेगा, फिर देखकर उस पर विचार करेगा, तब भाषा का जन्म होगा। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की जो उम्र होती है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ये इंद्रिय गामक अवस्था होती है, पहली स्टेज। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दी विकास की, इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष पहली अवस्था मानी गई। जैसे बच्चा किसी चीज के बारे में बोल नहीं पाता, बट इसके बारे में विचार उसके माइंड में रहता है। पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे के मन में विचार पहले से ही रहता है, भले ही भाषा ना हो उसके पास में, भले ही शब्दों को बोलने के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज ना हो, लेकिन उसके मन में विचार पहले से रहते हैं। तो इनका मानना है कि विचार पहले आए और भाषा बाद में। ठीक, आगे बढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की। अब लेव वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे, ये क्या कहते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की, इनका भाषा विकास का सिद्धांत है। ये रूसी निवासी हैं और वो कहाँ के हैं, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के, स्विस वैज्ञानिक हैं, और ये रसिया के हैं, रसियन हैं। ठीक है, इनके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक यंत्र या टूल है। भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक यंत्र या टूल है। ये कहते हैं कि भाषा के लिए, वो संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा जरूरी है, यंत्र है, टूल है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि निजी भाषा या प्राइवेट स्पीच के माध्यम से बच्चा खुद को निर्देश देता है। बालक अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है, यानी कि जो बच्चा खुद से बातें करता है। अभी जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चा खुद से बोल बोल कर बातें करता है, इसे अहम केंद्रित उन्होंने वाक्य कह दिया। और इन्होंने क्या कहा, पियाजे ने कहा प्राइवेट स्पीच। और इसको या एक नाम से और जानते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता या खुद से बातें करना। प्राइवेट स्पीच को क्या कहेंगे, व्यक्तिगत वार्ता। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, जब वाइगोत्स्की से पूछेगा तो व्यक्तिगत वार्ता लगाना, वा से वाइगोत्स्की और वा से व्यक्तिगत वार्ता। जीन पियाजे से पूछेगा तो आपको अहम केंद्रित वार्ता बतानी है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषा यानी कि प्राइवेट स्पीच बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। जीन पियाजे कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा खुद से बातें करता है, प्राइवेट स्पीच करता है, उससे बच्चा अपने कार्यों को दिशा देता है। बच्चा क्या करने वाला है, जैसे कोई बच्चा है स्कूल में, उसका किसी से झगड़ा हो गया, वो घर आके कोई काम करते करते अपने मन में ही बड़बड़ा रहा है कि आज उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज उसको मैं बहुत मारूंगा, या आज मैं उसकी टीचर से शिकायत करूंगा। यानी कि वो उसे क्या करना है आगे, उस चीज के लिए वो दिशा निर्देश कर रहा है, खुद से बातें कर करके, खुद से जो बातें कर रहा है अपने आप में ही वो क्या कर रहा है, दिशा दे रहा है अपने कार्यों के लिए। और वाइगोत्स्की ने 3 चीजों को इंपॉर्टेंस दी है, किसको, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। इन 3 चीजों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, इसीलिए इनके विकास के सिद्धांत को भी सोशल कल्चरल लर्निंग कहते हैं। सोशल कल्चरल लर्निंग, SCL, ये ध्यान रखना है वाइगोत्स्की के। और वाइगोत्स्की ने 3 प्रकार की स्पीच की बात की है। कौन कौन सी स्पीच की बात की है, सामाजिक स्पीच, निज स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। यानी कि सोशल स्पीच ये 2 वर्ष में होती है, प्रेजेंट
प्रेजेंट में ही बच्चा खुद से ही बातें करता है, कोई चीज़ मांगना या पेरेंट्स से बातें करना, किससे? पेरेंट्स से बातें करना, 2 वर्ष की उम्र में पेरेंट्स से बातें करना, कोई चीज़ मांगना। और निज वाक्य में 3 वर्ष में आएगी ये निज वाक्य यानी प्राइवेट स्पीच। इसमें बच्चा खुद से बातें करता है बोल बोल कर, क्योंकि पहले 2 वर्ष का था तब पेरेंट्स पर डिपेंड था, वो कोई चीज़ मांगता था पेरेंट्स से मांगता था, लेकिन इसके बाद में प्राइवेट स्पीच आई, वो खुद से बातें कर रहा है, खुद से ही बोल रहा है। उसके बाद में साइलेंट इनर स्पीच है, ये 6 वर्ष या 4 से 6 वर्ष में मानी जाती है, और कुछ लोगों ने 6 वर्ष मानी है, कुछ ने 4 से 6 वर्ष भी माना है। क्योंकि बाहर आवाज़ ना आना, मन ही मन सोचना, बिना बोले बातें करना, क्योंकि यहाँ तक क्या था, सबसे पहले माता पिता पर डिपेंड था, उनसे मांगता था, उसके बाद खुद से बातें करके अपने कार्यों को दिशा दे देता। फिर वो बोल नहीं रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? साइलेंट इनर स्पीच कर रहा है, बाहर आवाज़ नहीं आ रही, मन ही मन में सोच रहा है, लेकिन अपने कार्यों को दिशा दे रहा है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना। आगे बात करेंगे नोम चोम्स्की। अब नोम चोम्स्की की बात आई है, तो नोम चोम्स्की क्या कहते हैं? यहाँ से सीटेट में हर बार क्वेश्चन आता ही है, ये ध्यान रखना है। भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है, और ये किसने मानी है? नोम चोम्स्की ने माना। प्रत्येक बालक भाषा विकास सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। नोम चोम्स्की कहते हैं जो बच्चा है वो भाषा विकास की जन्मजात शक्ति के साथ में पैदा होता है, भाषा अर्जन की जन्मजात शक्ति के साथ में पैदा होता है। भाषा विकास नहीं होगा, भाषा अर्जन होगा, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा अर्जन शक्ति के साथ में पैदा होता है। ठीक है, चोम्स्की एलएडी की बात करते हैं, यानी कि लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस, या इसको भाषा अर्जन यंत्र भी कह सकते हैं। ये ग्रामर रूल से लेकर भाषा को समझने तक सभी में हेल्प करता है। जब बच्चा छोटा होता है नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग, तो बच्चे में एलएडी होती है। क्या होती है? एलएडी, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। इससे बच्चा भाषा को समझता है, भाषा को सीखता है। और विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंधित हैं, जिसे यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं, यानी दूसरे माइंड में कुछ रूल रखते हैं। बच्चे अपने माइंड में कुछ रूल रखते हैं, या हमारे माइंड में कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझने में एलएडी हमारी हेल्प करता है। अब जीन पे आ चोम्स्की क्या कहते हैं? चोम्स्की कह रहे हैं कि भाषा अर्जन जो है बच्चे में जन्मजात होती है। भाषा अर्जन बिल्कुल सहज स्वाभाविक होती है। 2 चीज़ें हैं, एक अर्जन है, ध्यान रखना है आपको, एक अर्जन है और एक अधिगम है। ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग हैं, ये दोनों चीज़ें अपने आप में अलग हैं। जो अर्जन है ये सहज होगा, स्वाभाविक होगा, ये पर्यावरण से होता है ना, एक्विजिशन, एंड ये मातृभाषा पर बेस्ड होता है, और एक प्राकृतिक बदलाव होता है, इसमें नेचुरल चेंज होते हैं। ये बच्चा या फिर नेचुरल से प्रोसेस करके, यानी अपनी प्रकृति के साथ में प्रक्रिया करके बिना कोई एफर्ट्स लगाए जिसे इजीली सीख लेता है, उसे अर्जन कहते हैं। जैसे लैंग्वेज है हमारी मदर टंग, मदर टंग को सीखने के लिए बच्चे को कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इजीली एक्वायर कर लेगा उसे। तो ये क्या है? हमारा भाषा का अर्जन हुआ। अर्जन सबसे बड़ा रोल होता है किसका? पर्यावरण का। इसमें बुक्स का कोई रोल नहीं होता, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। किसके लिए? अर्जन के लिए। वहीं अधिगम की अगर बात आए, भाषा अधिगम क्या है, या कोई भी अधिगम हो, अधिगम और अर्जन में अंतर तो चेतन प्रक्रिया में होता है, जिसमें अभ्यास लगाना पड़ता है, जिसमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जब कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसके लिए उसको एफर्ट्स लगाना पड़ता है, गलत होने पे वो दोबारा उसको करेगा, फिर से एफर्ट्स लगाएगा, तब जाके वो चीज़ सीख पाएगा, तब उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। वो क्या होगा? अधिगम होगा। या फिर अर्जन किसे कहेंगे? मदर टंग को कहेंगे। अधिगम किसे कहेंगे? हम टारगेट लैंग्वेज को कहेंगे। ठीक है, आगे है। और एलएडी का प्रभावी रूप ज़्यादातर 6 वर्ष तक देखने को मिलता है। एलएडी जो है इसका प्रभावी रूप कब तक देखने को मिलेगा? 6 वर्ष तक ज़्यादातर देखने को मिलता है, बाद में कम प्रभावी हो जाता है। ये बाद में भी प्रभावी रहता है, लेकिन कम हो जाता है यदि आप मोटिवेट रहेंगे, बट मोस्टली ये अर्ली चाइल्डहुड से ही ज़्यादा प्रभावी होता है, इफेक्टिव रहता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद में अगर आप मोटिवेट रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम करता है, बिल्कुल तो ख़त्म नहीं होता, बट ज़्यादा प्रभावी कब रहेगा? ये 6 वर्ष की उम्र तक रहता है। जैसे बचपन में आप बच्चों को कोई भी लैंग्वेज इजीली सिखा सकते हैं। बचपन में आप कितनी भी दो लैंग्वेज 3 लैंग्वेज बच्चों को सिखाएं, इजीली सिखा देंगे। जैसे कोई बच्चा, किसी बच्चे के पेरेंट्स बंगाली हैं और वो यहाँ रहता है, ठीक है, भारत में या यूपी में रहता है, यहाँ पर हिंदी भाषा सीख लेता है इजीली, और उसके पेरेंट्स अगर बंगाली हैं, मदर बंगाली हैं या फादर, तो वो बंगाली भी सीख लेगा इजीली। तो 2 से 3 भाषाएं सिखाना आसान रहता है, कब? बचपन में। बट अर्जन नहीं होता, बाद में अधिगम होता है। ठीक है, बाद में क्या होता है? अधिगम। बाद में प्रैक्टिस लगानी पड़ती है, अर्जन नहीं होता। बचपन में आराम से इजीली अर्जन कर लेगा, कोई भी लैंग्वेज आप सिखाना चाहें
इंग्लिश सिखाना चाहेंगे बहुत ईजीली कर लेगा, लेकिन बाद में जब बड़ा हो जाएगा तो आपको एफर्ट्स लगवाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, अधिगम कराना पड़ेगा। आगे है शिक्षण त्रिआयामी। शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, ट्रिपोलर है। किसके अकॉर्डिंग? जॉन डीवी के अकॉर्डिंग। जॉन डीवी ने त्रिपोलर माना, एडम्स ने बाइपोलर माना यानी द्विध्रुवीय माना, किसने? एडम्स ने। और जॉन डीवी ने कैसा माना? त्रिध्रुवीय। और जॉन डीवी के अकॉर्डिंग शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया क्या है? इसमें अध्यापक है, छात्र है और विषय वस्तु है। टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम तीनों ही चीजें हैं, विषय वस्तु हो या एनवायरनमेंट हो या विद्यालय हो, लेकिन छात्र होंगे, अध्यापक होंगे और विद्यालय होगा या एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, त्रिपोलर है, ट्रिपोलर। जॉन डीवी ने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया माना, जबकि एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू एडम्स शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। एडम्स कहते हैं शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं, यानी इन्होंने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है, बाइपोलर माना है। जॉन डीवी ने कैसे माना है? त्रिध्रुवीय। जॉन डीवी ने त्रिध्रुवीय क्यों माना? उन्होंने कहा शिक्षक भी है, शिक्षार्थी भी है और एनवायरनमेंट है, यानी कि पाठ्यक्रम है। आगे है शिक्षण सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण सूत्र शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को कैसा बनाते हैं? शिक्षण सूत्र प्रभावी बनाते हैं। शिक्षण सूत्र जो इम्पोर्टेंट है उनका मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपसे पूछे जाते हैं बार बार। तो ये है यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और सरल से जटिल की ओर, यानी कि नॉन टू अननोन, इंडक्टिव टू रूल्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट हैं तीनों। ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी जो बच्चा जानता है उससे अज्ञात की ओर। बच्चा आपके पास में मातृभाषा के अनुभव लेकर आया, मदर टंग वो जानता है, इसके बाद आपको मदर टंग से को रिलेट कर करके जोड़ कर आपको कौन सी भाषा सिखानी है, टारगेट लैंग्वेज सिखानी है। या बच्चा ये जानता है कि कोई एक चीज के बारे में जानता है, जैसे वो ये जानता है कि बच्चा सेब जानता है, एप्पल को जानता है, उससे रिलेट करके आपको उसे क्या सिखाना है? ए फॉर एप्पल सिखाना है। उस एप्पल से रिलेट करके आपको ए सिखाना है बच्चे को। अनार से रिलेट, अनार जानता है, अनार से रिलेट करके आपको आ सिखाना है बच्चे को। यानी कि जो जानता है उससे जो नहीं जानता है वो सिखाना है। ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजों को सिखाना। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो बच्चा देख सकता है, जो बच्चे ने देखा है उससे रिलेट करके आपको जो बच्चे ने जो नहीं देखा उस तक उसे ले जाना है। जिन चीजों को वो जानता है उससे लेकर जो देखी हैं चीजें मूर्त रूप में जो देखी हैं उनसे जो नहीं देखा है उस तक आपको लेकर जाना है। सरल से जटिल की ओर, सरल चीजों से आपको जटिल की ओर लेकर जाना है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, पहले सरल चीजें कराएंगे फिर आप धीरे धीरे करके उसे कठिन चीजों की तरफ लेकर चलेंगे। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर पहले आप एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर क्या बताते हैं उसे? रूल्स बता देते हैं, इंडक्टिव टू रूल्स। जैसे आपने बताया बच्चे को कि बेटा आपके पास चेयर है, ये क्या है? ये नाउन है। या आपके पास पेंसिल है, ये क्या है? नाउन है। बुक है, ये क्या है? नाउन है। या फिर आपके साइड में कोई बच्चा बैठा है, वो कोई प्राणी है, वो क्या है? नाउन है। जितने भी एग्जाम्पल उसके साथ सामने एनवायरनमेंट में जो बच्चा देख पा रहा है, जो जानता है, उन सभी एग्जाम्पल्स को देंगे पहले आप उसे, फिर उसके बाद उसे नाउन की डेफिनेशन कराएंगे यानी रूल बताएंगे। पहले एग्जाम्पल्स देंगे बहुत सारे और फिर उसको रूल्स की तरफ ले जाएंगे, यानी आगमन से निगमन की ओर उसे लेकर जाएंगे। ये ध्यान रखना है। आगे है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण की रीढ़ की हड्डी इनको मान सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री को शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होती है शिक्षण सहायक सामग्री। आपकी शिक्षण कराने की जो सामग्री है वो कितनी प्रभावी है ये डिपेंड करता है। अगर आपके शिक्षण प्रक्रिया में सामग्री सहायक होगी तो आपका शिक्षण भी सहायक होगा। जितनी आपके पास में जितने संसाधन आप रख सकते हैं अपने पास में, उतना ही आपका शिक्षण भी प्रभावी होगा। जैसे कितने होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, और एक होती है क्रियात्मक सहायक सामग्री। तो देखिए दृश्य सामग्री कौन सी होती है? विजुअल, जो जैसे कि चार्ट, मॉडल पेपर, जो अच्छा देख सकता है, चार्ट है, मॉडल है, मैप है, उनको दिखाकर, तो ये कौन सी सामग्री होगी? दृश्य सामग्री हो गई। श्रव्य सामग्री जैसे ऑडियो वगैरह, कोई ऑडियो क्लिप वगैरह है, रेडियो ऑडियो क्लिप वगैरह आप बच्चों को सुनाकर
उनको शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो ये कैसी सामग्री हो गई? श्रव्य सामग्री। और सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है श्रव्य दृश्य सामग्री, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो इंक्लूड रहेंगी। इसमें बच्चा देखेगा भी और बच्चा सुनेगा भी, दोनों ही काम होंगे। तो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है। उसके बाद होती है क्रियात्मक सहायक सामग्री, जैसे एक्टिविटीज़ कराना, बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जाना या कहीं भ्रमण पर ले जाना, क्रिया कराना, खुद से उनको एक्टिविटीज़ करा करा के सिखाना, ये होती है क्रिया सहायक सामग्री। आगे बढ़ेंगे, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, मूल्यांकन क्या है पहले आप ये जान लें। मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो मूल्यांकन से आप समझ सकते हैं कि आपने जो टीचिंग लर्निंग के उद्देश्य रखे थे वो किस हद तक या फिर किस सीमा तक सफल हो पाए, या आपको अपने मेथड में कितना करने की या कितना परिवर्तन करने की जरूरत है। आप मूल्यांकन के जरिए ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया। इसका मतलब है कि मूल्यांकन सीधा सीधा ये जरिया है, सीधा सीधा साधन है कि आप ये देख पाएं कि बच्चे में आपने कितना परिवर्तन किया। आपने जो टारगेट रखा था, जो उद्देश्य रखा था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये पता कैसे लगाएंगे आप? मूल्यांकन के द्वारा। आपने क्लास में शिक्षण कार्य कराया, उसके बाद आप कैसे मान लेंगे कि बच्चे ने सीख लिया? किस तरीके से मानेंगे? मूल्यांकन के द्वारा, कि आपने जो पढ़ाया उसका उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ, बच्चा अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, आपकी शिक्षण सहायक जो सामग्री थी, आपके शिक्षण की प्रक्रिया थी, वो प्रभावी रही या नहीं रही। ये जानने के लिए किसका यूज करेंगे? मूल्यांकन का। मूल्यांकन के थ्रू ही जान पाएंगे कि बच्चा हमारा सीखा है या नहीं सीखा। आगे है, जब आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो आपके सामने दो कंडीशंस आती हैं। एक तो निदानात्मक टेस्ट यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी कि बच्चे की लर्निंग में कमी या गैप कहाँ पर है, या रिक्ति कहाँ पर है, या कठिनाई बच्चे को कहाँ आ रही है। और जब आप उन कमियों को, उस गैप का पता लगा लेते हैं तो आप उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। मूल्यांकन के बाद क्या करते हैं? उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। डायग्नोस के बाद ही आप रेमेडियल टीचिंग करेंगे। हमेशा पहले निदान करेंगे, उसके बाद में उपचार करेंगे। आप पहले क्या करेंगे? निदान, फिर करेंगे उपचार। उपचारात्मक शिक्षण में आप पहले निदान में आई कमियों का पुनः पूरा करेंगे, उनकी कमियों को पूरा करेंगे। जो भी कमी आई है, जो आपने निदान किया उसमें जो कमियां आई, जैसे कि आपने पता लगा लिया कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप जानने के बाद में फिर उसके बाद में उस कमी को पूरा करेंगे, और बच्चों को अधिगम के दौरान कहाँ कठिनाई आई उनकी पूर्ति करेंगे। उनका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण है। कमियों का पता लगाकर उनका उपचार करना, उनका निदान करना, उपचार करना, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण देना ही उपचार है। व्हाट इज द डायग्नोस एंड रेमेडियल? अब यहाँ पर निदान और उपचार क्या है? आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका चेहरा देखकर आपको दवा देते हैं, या तो वो अपने पुराने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको दवा देगा, या फिर अदरवाइज डॉक्टर कैसे देगा आपको दवा? या तो उनको पुराना एक्सपीरियंस होगा अपना, उसके बेस पर दवा देगा। अदरवाइज डॉक्टर आपका पहले क्या कराएगा? टेस्ट कराएगा, यानी कि निदान करेगा। टेस्ट करेगा यानी निदान करेगा, और टेस्ट में जो कमी आएंगी उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देगा, यानी उपचार करेगा। आप जाएंगे तो ऐसे ही आपको दवा नहीं देता डॉक्टर, पहले आपका क्या करता है? टेस्ट करता है, यानी आपका निदान करेगा कि दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम है क्या। कि आपको मलेरिया है और साधारण बुखार की अगर दवाई चलाई जाए, साधारण फीवर की, तो आपका मलेरिया ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर को पहले पता करना चाहिए, निदान करना चाहिए कि दिक्कत है कहाँ, प्रॉब्लम है कहाँ। तो पहले निदान होगा, उसके बाद में उपचार होगा। सेम इसी बेस पर शिक्षक भी बच्चे का पहले क्या करेगा? डायग्नोस करेगा, यानी उसके बाद उसको क्या करेगा? रेमेडियल टीचिंग कराएगा। डायग्नोस टेस्ट में पता लगाएंगे कि जो आपने बच्चों को पढ़ाया, उसे सिखाया, वो बच्चे को किस हद तक समझ में आया, उसकी रिक्तियाँ क्या हैं, उसके गैप्स क्या हैं, उनका पता लगाएंगे। फिर उसके बाद में उनका उपचार करेंगे। जैसे डॉक्टर आपको पहले टेस्ट में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उपचार देता है, दवा देता है, उपचार के दौरान बच्चे के गैप्स को फिल करेगा। ये पूरी प्रक्रिया मूल्यांकन पर बेस्ड होती है। ये जो प्रक्रिया होती है किस पर बेस्ड होगी? ये मूल्यांकन पर बेस्ड होगी। आगे है भाषाई विकार। भाषाई विकार क्या है? लैंग्वेज डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर्स। इसके बारे में आज ही बात की थी हमने, भाषाई अक्षमता या भाषाई विकार। भाषाई अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग की बात अगर की जाए तो सबसे पहले प्रयोग किया किर्क ने। किर्क ने इसका प्रयोग सबसे पहले किया था, भाषाई अक्षमता शब्द का। अब लैंग्वेज डिसेबिलिटीज या डिसऑर्डर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए? एक है अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया, और एक और होता है डिस्कैलकुलिया। तो ये हैं यहाँ पर। अफेजिया बोलने से रिलेटेड होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड होता है, डिस्ग्राफिया
लिखने से रिलेटेड होता है। डिस्प्रैक्सिया गत्यात्मक रिलेटेड या चलने फिरने, पेंसिल पकड़ने यानी कि गतिविधियों संबंधित प्रॉब्लम इसमें आती है। डिस्कैलकुलिया में गणना संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं, गणना करने संबंधी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये अफेजिया है। अफेजिया का मतलब, इसको याद करने का तरीका क्या है? अफेजिया, अफेजिया मतलब किसी को फेस करने में दिक्कत हो रही है, बोलने में किसी के सामने संप्रेषण में आपको दिक्कत हो रही है, तो किसी को फेस करने से आप याद रख सकते हैं अफेजिया। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है, ये फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। डिसलेक्सिया इससे पढ़ने से संबंधित। डिस्ग्राफिया, अब ग्राफ में आप क्या करते हैं, लिखते हैं चीज़ों को, कुछ ना कुछ पॉइंट वगैरह लगाएंगे ग्राफ में, तो डिस्ग्राफिया से लेखन संबंधित। डिस्प्रैक्सिया, जैसे प्रेस करते हैं ना, आप प्रेस करने में आपको प्रयास, हाथों से एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, तो गत्यात्मक चीज़ों के लिए आप डिस्प्रैक्सिया याद रख सकते हैं। डिस्कैलकुलिया के लिए सीधा फंडा है। कैलकुलेशन के लिए गणना संबंधी विकार कहाँ होगा? डिस्कैलकुलिया में होगा। आगे है बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंगुअल। बहुभाषिकता क्या है? मल्टीलिंगुअलिज्म यानी एक कक्ष में एक से अधिक भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? मल्टीलिंगुअल क्लास कहेंगे या मल्टीलिंगुअलिज्म कहेंगे। किसी एक बच्चे की मदर टंग मातृभाषा तमिल हो सकती है, दूसरे की हिंदी हो सकती है, तीसरे की अंग्रेजी हो सकती है, चौथे की पंजाबी या अन्य कोई भाषा का हो सकता है, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, कोई भी भाषा हो सकती है। तो सभी भाषाओं के बच्चे जब एक ही क्लास में रहते हैं तो वो क्लास कैसी होती है? बहुभाषिकता क्लास होती है। और कक्ष के अंदर ये बहुभाषिकता जो है एक संसाधन, एक रिसोर्स का काम करती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ संसाधन या रिसोर्स चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा कि क्लास के अंदर, बहुभाषिकता वाली क्लास के अंदर वो क्लास बच्चे के, टीचर के लिए कैसी रहेगी? तो टीचर के लिए एक संसाधन का काम करेगी, ये विद्यालय के लिए एक संसाधन, एक रिसोर्स का काम करेगी बहुभाषिकता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये टैग लाइन है या टैग पॉइंट कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि बहुभाषिकता कभी भी प्रॉब्लम का कारण नहीं है, एक संसाधन का कारण है, एक संसाधन है, एक संसाधन यानी एक रिसोर्स है आपका शिक्षण कराने के लिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा सीख पाएंगे एक दूसरे से, अपने सहपाठियों से। ये कक्षा में एक बाधा का काम नहीं बल्कि रिसोर्स का काम करेगी, क्योंकि क्लास के अंदर बच्चे जब अपनी अनेकों मातृभाषाओं के साथ आते हैं तो एक दूसरे के साथ में अपने अनुभव शेयर करते हैं। वही बात है कि एक दूसरे के साथ में अपनी बातें, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, जो उनकी लैंग्वेज होगी, अलग अलग लैंग्वेज में जब बच्चे बोलेंगे तो एक दूसरे से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग शब्दों को बच्चा सीखेगा, यानी बच्चे को कई भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। तो ये एक संसाधन का काम करता है। टारगेट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज को सीखने में भी बच्चों को सहायता मिलती है। आगे है, जब आप बच्चों को टारगेट लैंग्वेज सिखाएंगे तब उनकी मदर टंग, उसके मदर टंग के कुछ कुछ शब्द जो होंगे उनको यूज कर करके आपको सेकंड लैंग्वेज सिखानी है। यानी कि आपको टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए किसको टारगेट करना पड़ेगा, किसका सहारा लेना पड़ेगा? मदर टंग का। बच्चा जो है मदर टंग से लैस होता है, अपनी मातृभाषा को, अनुभव उसको लेकर आता है, मातृभाषा सीखकर घर से आता है, तो मातृभाषा का सहारा लेकर ही आपको दूसरी भाषा उसे सिखानी होगी, टारगेट लैंग्वेज आपको सिखानी होगी। आगे है, जरूरी नहीं है कि आपको उनकी पूरी भाषा का ज्ञान हो, बट जब बच्चे आपके सामने अभिव्यक्ति करेंगे तो आप पता लगेगा कि उनकी मातृभाषा के कुछ शब्द आप दूसरी भाषा में कैसे सिखाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चा है वो मातृभाषा के कुछ शब्द आपके सामने जब वो अभिव्यक्ति करेगा तो उनमें से कुछ शब्दों को आप भी सीख जाएंगे, और उन्हीं शब्दों का सहारा लेकर आपको उन्हें मदर सेकंड लैंग्वेज सिखानी है। क्योंकि जब तक आप उनके शब्दों का यूज नहीं करेंगे तब तक बच्चे को ये नहीं लगेगा कि आप उनकी भाषा को वरीयता दे रहे हैं। आपको उनकी भाषा इग्नोर नहीं करनी, मातृभाषा उनकी इग्नोर नहीं करनी, उसको महत्वता देनी है क्लास के अंदर। ठीक है, आगे है, यानी कि आप बच्चों की मातृभाषा को आधार बना सकते हैं लक्ष्य भाषा सिखाने के लिए। वही बात है कि मातृभाषा को आप बेस बना करके उसको लक्ष्य भाषा सिखाएंगे बच्चे को। यानी आपको एक शिक्षक होने के नाते बच्चे के अनुभवों को आधार बनाना है कुछ अच्छा करने के लिए। जो बच्चे के अनुभव हैं, जो बच्चा घर से लेकर आया, उनको बेस बनाकर आपको कुछ अच्छा करना है, बच्चों को कुछ और बेहतर सिखाना है उसी को बेस बनाकर। अब ये अनुभव बच्चे की मातृभाषा हो सकती है, बच्चे का सामाजिक स्तर हो सकता है, बच्चे का कल्चर हो सकता है, या बच्चे की आर्थिक स्थिति हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जो बच्चे का अनुभव है उसको बेस बनाकर आपको कुछ बेहतर करना है, तब तो आप एक बेहतर शिक्षक हैं, नहीं तो नहीं। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रही तो लाइक शेयर करते रहें। मैं थोड़ा सा बीच बीच में बोलती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग मैच्योर हैं, समझदार हैं। अगर पसंद आएगी तो 100% आप लोग लाइक शेयर
जरूर करेंगे। क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है। तो ये बात क्या है? स्वाभाविक है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मातृभाषा में अगर वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है तो ये स्वाभाविक सी बात है। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये नहीं है, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करेंगे? यानी कि जिगसॉ पहेली को सॉल्व करते करते एक बच्ची है 5 वर्ष की नजमा, वो खुद से ही बातें करती है कि ये नीला टुकड़ा है, नहीं ये नहीं है, ये वाला है, ये नहीं है। खुद से बातें करना। वाइगोत्स्की ने क्या माना? मैंने बताया था, वा से वाइगोत्स्की और वा से व्यक्तिगत वार्ता। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। इन्होंने व्यक्तिगत वार्ता माना वाइगोत्स्की ने, और इन्होंने कहा कि बच्चा जो खुद से बातें करता है वो अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है। जैसे नजमा दे रही है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग का, जिससे जूता पूरा बन जाएगा। यानी कि उसको कौन सी चीज चाहिए उसको अपने मन में ही बोल बोल कर व्यक्त कर रही है। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन की जो क्षमता है वो किसके साथ संबंधित है? चोम्स्की के साथ संबंधित है। चोम्स्की ने कहा कि बच्चा भाषा अर्जन की क्षमता को जन्मजात लेकर आता है। बच्चे में भाषा को एक्वायर करने की एबिलिटी, एक्वायर करने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से लेकर आता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों को भाषा क्षमता विकास में डैश हैं। बच्चों के भाषा क्षमता विकास में ये क्या हैं? सहायक हैं, बाधक हैं, निरर्थक हैं, उपयोगी हैं। तो ये सब सहायक हैं। बच्चे के भाषा विकास में कौन कौन सी चीजें? कार्टून है, भाषण, विज्ञापन है, या पाठ्य पुस्तक में कोई कार्टून वगैरह दिया हुआ है, तो बच्चे की भाषा क्षमता में ये सहायक होते हैं। जैसे बच्चा टीवी में, आपने देखा होगा बच्चा बहुत ध्यान से टीवी को देखता है, उसमें अगर कार्टून चल रहे होंगे तो बच्चा उनको भी बहुत ध्यान से देखेगा। या कोई पाठ्य पुस्तक है, जैसे बुक में अगर कोई कार्टून जैसी चीज आ गई तो बच्चे उससे चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना सीख जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कार्टून बना दिया और उसके नीचे आपने कुछ लिख दिया है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा। उसी के बारे में अगर लिखा है तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़ेगा। तो भाषा शिक्षण में सहायक होती हैं ये चीज़ें। आगे है अगला, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज सिखाने में कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा? तो बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, जिज्ञासा बढ़ती है बच्चे की जानने की, क्यूरियस बनता है बच्चा, जिज्ञासु बनता है। किससे? बाल साहित्य से। बाल साहित्य में बच्चे के लिए उसी के मतलब लय ताल वाली चीज़ें लाई जाती हैं। बाल साहित्य में क्या लाया जाता है? लय ताल, जैसे कविताएं हैं और इस तरीके की चीज़ें जब बच्चे के सामने लाई जाएंगी तो बच्चा उनसे उसको अच्छे तरीके से समझेगा और उसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा। तो बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास होगा, बच्चा क्यूरियस बनेगा, जिज्ञासु बनने में, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाने में सहायता करेगा बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। जब क्रमिक प्रगति के ब्यौरे की बात आएगी तो हमेशा पोर्टफोलियो करेंगे आप। पोर्टफोलियो में क्रमिक प्रगति का ब्यौरा रखा जाता है, हमेशा क्या करेंगे? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है। प्राइमरी लेवल पर बच्चों का अगर भाषा का आकलन आपको करना है, इसको करने का उद्देश्य क्या है? तो उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा पठन क्षमता का आकलन करना ही सही नहीं होगा, क्योंकि वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा। उसके लेखन क्षमता का आकलन इसी में इंक्लूड है, बोलने की क्षमता का आकलन भी इसी में इंक्लूड है, क्योंकि जब तक बच्चा भाषा का प्रयोग करना बेहतर तरीके से नहीं सीखेगा तब तक कि उसका ना तो पठन कौशल माना जाएगा, ना लेखन, ना बोलने का कौशल। मैंने अभी बताया था कि प्रयोग करना और भाषा की चीज़ों के अर्थ को समझना और उसका प्रयोग कर पाना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है भाषा के क्षेत्र में या किसी भी कौशल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य दिया है तो बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य में बच्चा किस तरीके की एक्टिविटीज करता है? न्यून अवधान विकार करता है, अवधारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता या फिर धारा प्रवाह की अक्षमता, या एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इस क्वेश्चन से इस ऑप्शन से कंफ्यूज ना होना। अब सारी चिंतन वाला जो है, पढ़ने की धारा प्रवाहिता लिखा है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन धारा प्रवाह में पढ़ने की जो अक्षमता होती है वो होता है पठन वैफल्य, यानी कि पढ़ने में विफलता। पढ़ने में क्या हो रही है? विफलता हो रही है बच्चे को, तो धारा प्रवाह में पढ़ने में अक्षमता है, इसलिए पठन वैफल्य यहाँ पर विकार होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। अब इसमें सेट करके देखेंगे ऑप्शन को कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, हमारी पहचान है, और क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यहाँ पर सभ्यता और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग सही होगा, सभ्यता और साहित्य का नहीं होगा, संस्कृति और साहित्य का नहीं होगा, संस्कृति और चुनौती नहीं। सेट करके देखेंगे कि सभ्यता और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है क्या, बहुभाषिकता, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषाओं को तो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा पता नहीं कितनी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। तो हमारे देश की जो संस्कृति है उसका अभिन्न अंग है क्या, भाषा, सभ्यता और संस्कृति का। तो ये थी आपकी आज की मैराथन क्लास। कैसी लगी, आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और इसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। PDF फाइल मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और ये हैंड रिटन नोट्स थे, आप लोगों ने सभी ने देखा, मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तो इसलिए लाइक शेयर ज़रूर करना अगर आपको हेल्पफुल लगी हो क्लास। और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का हम यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।